Hello everyone, a very good evening to all of you. A very good evening, good afternoon, Kalpana, Kshitij, Rahul, Priyesh, Ravi. A very good afternoon, Prince. सर्कल हटा दीजिए कि सर्कल हटाना है तो हट जाएगा। अब ठीक है। चलो, सर्कल को अपन ने यहाँ पे हटा दिया और ऐसे। तो चलो विदाउट एनी डिले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्टेबिलिटी। हम लोग आज यहाँ पे जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी का मतलब आप ये समझो, आप इसको ऐसे समझो कि मान लो आप पास कोई सिस्टम है, आप उसमें इनपुट देते हो, उसका कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अगर आउटपुट मतलब ऐसा है कि डिफाइंड है तो ठीक है, लेकिन आउटपुट ऐसा आ रहा है कि सिस्टम अगर उससे हिल चुका है, मतलब जो आउटपुट प्रॉपर नहीं है, तो वो सिस्टम मेरा अनस्टेबल कहलाता है। आप इसको ऐसा समझो कि मैं अपनी भाषा में समझो कि हम बाउंडेड एक वर्ड यूज करते हैं। बाउंडेड मतलब आप ये समझिए, बाउंडेड मतलब होता है सही इनपुट। जैसे कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है ना, इसको आप सप्लाई देते हो, एक सही इनपुट हो गया। अगर आप इसको एक जनरेटर से कनेक्ट कर दोगे, एक डीसी जनरेटर से कनेक्ट कर दोगे, तो क्या लैपटॉप सही वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो वो एक इनपुट सही नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो आपका मोबाइल की बैटरी है जिसमें डीसी वोल्टेज चाहिए, अगर आप उसको एसी से कनेक्ट कर दोगे तो क्या सही इनपुट है? वो नहीं है। मतलब अगर कोई पूछे बाउंडेड इनपुट मतलब क्या होता है, तो अपनी भाषा में समझना, एक ऐसा इनपुट जो कि सही इनपुट है, जो कि उस सिस्टम के लिए डिफाइंड है। मतलब अगर हम एक सही इनपुट देते हैं, तो अगर हमको सही इनपुट पे सही आउटपुट मिल रहा है, अगर हमें सही इनपुट देने पे सही आउटपुट मिल रहा है, दैट मीन्स वो हमारा सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, लेकिन अगर हम सही इनपुट दे रहे हैं, लेकिन सही इनपुट देने के बाद भी अगर हमको सही आउटपुट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स वो हमारा सिस्टम क्या है? अनस्टेबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अनबाउंडेड इनपुट दूं, अनबाउंडेड इनपुट मतलब क्या हुआ? एक सही इनपुट आप नहीं दे रहे हो, अब उसके बाद आउटपुट चेक करोगे तो स्टेबिलिटी काउंट नहीं होता है ना। मतलब आपके इनपुट का सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपका इनपुट बाउंडेड इनपुट होगा, तभी आप सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट कर सकते हो कि मेरा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर हमारा सिस्टम बाउंडेड है तो, अगर आउटपुट भी बाउंडेड आया दैट मीन हमारा सिस्टम स्टेबल है। लेकिन बाउंडेड इनपुट पे अगर अनबाउंडेड आउटपुट आया तो हमारा सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर मेरे पास इनपुट ही अनबाउंडेड है, इस केस में मैं स्टेबिलिटी पे कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। स्टेबिलिटी के लिए एक पॉइंट का आपको ध्यान देना है कि मेरे जितने भी पोल्स होते हैं सिस्टम में, मेरे सिस्टम में जितने भी पोल्स होते हैं, उनकी लोकेशन हमेशा, ये आपका एस प्लेन है, एस प्लेन में ये आपकी जियोमेट्रिक एक्सिस है, ये आपका राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो याद रखना, आपके एस प्लेन में जितने भी हमारे पोल हों, वो सभी एस प्लेन के कहां पे होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। मतलब जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या होने चाहिए? पोल होने चाहिए। तभी जाके आपका सिस्टम क्या होगा? स्टेबल माना जाएगा। बैकग्राउंड ब्लैक पॉसिबल है यार? बैकग्राउंड ब्लैक पॉसिबल आज नहीं है, कल हो जाएगा। ठीक है, कल हो जाएगा, आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने आज व्हाइट से क्लास को स्टार्ट कर दिया है। आज बैकग्राउंड व्हाइट ही रहेगा, कल वाली क्लास से आपका ये ब्लैक हो जाएगा। तो मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि आपका लिखा है यहाँ पे, पोल डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, मतलब हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पोल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स हमारा जो सिस्टम के पोल होते हैं, है ना, वही हमारे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि 1 + GH, हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होता है क्या होता है? G/1 + GH। इससे हमको पोल मिलते थे। तो इसी इक्वेशन को अगर हम जीरो से इक्वेट करते हैं तो हमको क्या बोलेंगे? इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसी को हम बोलेंगे आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ पे एक और पॉइंट है,
पोल डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ a system फॉर स्टेबल सिस्टम। ओके, पोल शुड लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। तो मैंने आपको बताया है कि आपकी सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए आपके जितने भी पोल हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। जीरो आपकी स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करते हैं, जीरो आपकी स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करते हैं, तो वो किसी भी साइड हो सकते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड भी रह सकते हैं और राइट हैंड साइड भी रह सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश क्या करते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखने की कोशिश करते हैं। उससे कुछ बस नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट में रहे चाहे राइट में रहे, लेकिन अगर हमारे पोल लेफ्ट में है तो कोशिश करते हैं कि हमारे जीरो भी राइट में रहे, लेफ्ट में रहे। ठीक है, एक छोटा यहाँ पे मीनिंग आता है बाउंडेड का और अनबाउंडेड हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझना, मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट है, ये मेरे पास टाइम है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पे 0.0 है और यहाँ पे टाइम इंफिनिटी है। अब मैं ये क्या बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि इसमें मुझे इनपुट देना है ना, और ऐसा इनपुट देना है कि वो क्या हो, बाउंडेड हो। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, कैसा इनपुट हो, बाउंडेड हो। तो बाउंडेड इनपुट के लिए हमको एक बात का ध्यान देना है कि हम सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। मतलब यहाँ पे हमारा जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे हो, है ना, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हमारा मैग्नीट्यूड, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड हो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, वो आपका या तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट या तो जीरो। अगर ये है दैट मीन्स हमारा सिस्टम वहां पे क्या होगा, हमारा जो इनपुट होगा वो क्या, बाउंडेड होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करके दिखाऊं, तो पहला एक इनपुट में प्लॉट करता हूँ ये, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा था, टी इक्वल टू जीरो पे, धीरे 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 कम हो रहा है, मतलब इन्फिनिटी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बाउंडेड। एक दूसरा मैं और प्लॉट बनाता हूँ, आपको देखना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब आपका टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे अंत में कितना मैग्नीट्यूड है आपका, कांस्टेंट है। मतलब ये जो मैंने दो प्लॉट बनाए यहाँ पे, ये आपके किसके प्लॉट हैं, ये आपके बाउंडेड के प्लॉट। लेकिन अगर पूछूं अनबाउंडेड, अनबाउंडेड में किसको बोलता हूँ वो भी देख लो। अनबाउंडेड में उसको बोलता हूं जब टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मेरा जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो अगर क्या है, इन्फिनाइट है, तो मेरा सिस्टम वहां पे क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखना, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये टाइम है, इधर जीरो टाइम है, इधर इन्फिनिटी टाइम है, और यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसको बनाती हूँ ये इंक्रीजिंग, ये देखो इस प्रकार से, तो आप देख सकते हो ना यहाँ पे क्लियरली, आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो अगर टाइम को इन्फिनिटी लेता हूं मैं, तो मैग्नीट्यूड भी इन्फिनिटी आ रहा है। दैट मीन्स ये मेरा होता है अनबाउंडेड इनपुट। याद रखना, अगर मैं बाउंडेड इनपुट देता हूं और बाउंडेड आउटपुट आए, मतलब टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मेरा मैग्नीट्यूड या तो जीरो या तो इन्फिनाइट, मतलब वो बाउंडेड है। लेकिन अगर टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मेरा मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट है, दैट मींस वो मेरा अनबाउंडेड है। क्लियर है ये चीज यहां तक सभी को, ये बाउंडेड और अनबाउंडेड का मैंने मीनिंग बताया यहाँ पे सभी लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बाउंडेड क्या होता है, जब टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपका जो मैग्नीट्यूड है या तो जीरो हो या फाइनाइट हो, मतलब कांस्टेंट हो, उसको बोलता है बाउंडेड। और अनबाउंडेड में किसको बोलता हूँ, जब टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो मेरा मैग्नीट्यूड है अगर वो इन्फिनाइट है, दैट मीन्स वो मेरा सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, अनबाउंडेड। जैसे यहाँ पे देख लो, एक सिस्टम लिया था मैंने, इस सिस्टम को मैंने इनपुट कैसे दिया, बाउंडेड, ये देखो ये बाउंडेड इनपुट है, और आउटपुट कैसा आया, बाउंडेड आउटपुट आया। तो ये मेरा सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि सिस्टम कैसा है मेरा, बीबो सिस्टम है। बीबो मतलब क्या, बीबो मतलब होता है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मैंने ये मेरा सिस्टम था, इस सिस्टम को मैंने कैसा इनपुट दिया, ये किस प्रकार का इनपुट है मेरे पास, दैट इज माई बाउंडेड इनपुट, क्योंकि टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट है, तो बाउंडेड इनपुट है। और आउटपुट कैसा आया है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना है, जीरो, यहाँ पे टाइम कितना है, इन्फिनिटी, और वहां पे मैग्नीट्यूड कितना, ऑलमोस्ट जीरो आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये मेरा बाउंडेड आउटपुट है, मतलब बाउंडेड इनपुट पे बाउंडेड आउटपुट आया, दैट मीन्स मेरा सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल।
इसकी बात देखो, सिस्टम है मेरे पास, मैंने यहाँ पे बाउंडेड इनपुट दिया, बिल्कुल बाउंडेड इनपुट है, लेकिन आउटपुट क्या सारा मेरे पास अनबाउंडेड, दैट मींस ये मेरा सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल। मतलब एक सही इनपुट देने पे सही आउटपुट नहीं आ रहा तो हमारा सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं, मेरे पास सिस्टम है, यहाँ पे मैंने कैसा इनपुट दिया, अनबाउंडेड, तो सिस्टम के बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता ही सिस्टम हमारे पास क्या होने वाला है। हम इनपुट ही खराब दे रहे हैं, इनपुट खराब देने पे किसी सिस्टम को जज करना गलत हो जाएगा ना। जब तक हम इनपुट को सही नहीं दे रहे हैं, हम आउटपुट को जज नहीं कर सकते। ओके फाइन। अब हमको यहाँ पे कुछ चीजों को समझना है, ठीक है। अब देखो, ऐसा मान लो सभी लोग स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा हम और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी क्या होती है, देखिए सभी लोग, ये मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, दिस इज माय सिस्टम। और यहाँ पे मैं जो इनपुट देता हूँ, मान लिया मैं 2 मिनट के लिए क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे इम्पल्स इनपुट दे रहा हूँ, मतलब डेल्टा टी इनपुट दे रहा हूँ। डेल्टा टी कैसा होता है आपका, ऐसा कुछ बनता है, ये सबको पता है। और यहाँ पे जो मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स आए, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, इम्पल्स रिस्पॉन्स, मतलब आउटपुट आएगा। जो भी आउटपुट आएगा उसको क्या बोलूंगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो लेकिन समझना मुझे है कि अगर जो इम्पल्स यहाँ पे आएगा मेरे पास, अगर मैं टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे उस रिस्पॉन्स को देखूं, अगर वो 0 आ रहा, दैट मींस मेरा सिस्टम स्टेबल है। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कांस्टेंट आ रहा, दैट मींस मेरा सिस्टम यहाँ पे क्या है, मार्जिनली स्टेबल है, मतलब जस्ट स्टेबल। और अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे इन्फाइनाइट आ रहा है, तो मेरा सिस्टम वहां पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल रीजन। समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को, सबको ध्यान से समझना। देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। ये मेरे पास एक सिस्टम था, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया क्या, डेल्टा टी। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा उसको मैं बोलता हूँ इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब मुझे ध्यान से समझना, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आ रहा है, पहला केस में क्या बोलता हूँ, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब मेरा सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी मेरे पास पोल्स होंगे, है ना, वो सब कहाँ पे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। दूसरा केस समझना, अगर लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इस आउटपुट की वैल्यू या फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, या फिर हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, दैट मींस हमारा सिस्टम वहां पे क्या होगा, जस्ट स्टेबल। और जस्ट स्टेबल का मतलब क्या होता है कि मेरे जो पोल्स होंगे उनमें से कोई एक पोल कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। लेफ्ट हैंड साइड सारे पोल्स, लेकिन एक कोई पोल कहाँ पे आपका, लेफ्ट हैंड साइड में, उसको बोलता हूँ आपका, मतलब आपका एक पोल कहाँ पे, ओरिजिन पे है, उसको बोलता हूँ मैं आपका जस्ट स्टेबल। और जो थर्ड केस है वो आपका क्या होता है कि अगर लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इस केस में आपका सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल। दैट मीन्स आपके जो पोल्स हैं उनमें से कोई ना कोई एक पोल कहाँ पे गया आपका, राइट हैंड साइड पे गया हुआ। तो ये चीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, एक सिस्टम था, है ना, उसमें डेल्टा इनपुट दिया आपने, आउटपुट है इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू 0 है तो स्टेबल है, मतलब ऑल पोल्स ऑफ सी इक्वेशन विल लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। सेकेंड केस है, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कांस्टेंट है, मतलब सिस्टम क्या आपका होगा, जस्ट स्टेबल। मतलब आपके पास कोई एक पोल ओरिजिन पे होगा, या 2 पोल जियोमेट्रिक एक्सिस पे होंगे, है ना, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे, या फिर ऐसे कुछ होंगे, इनको हम बोलते हैं आपका क्या, जस्ट स्टेबल केस। और थर्ड है हमारे पास क्या, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इनफाइनाइट आ रही है, मतलब वो आपका सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। मतलब हमारे जितने भी पोल हैं उनमें से कोई एक पोल कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड पे, या फिर मेरे पास ओरिजिन पे 2 पोल रिपीट हो रहे। जस्ट टेबल में क्या था कि सिर्फ एक ही पोल था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मतलब जियोमेट्रिक एक्सिस पे या फिर आपका ओरिजिन पे एक ही लोकेशन पे 2 पोल आ गए, मतलब एक पोल यहाँ पे, एक पोल और यहाँ पे, तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनस्टेबल। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में 3 चीजें बताई हैं, कि अगर ध्यान से देखो तो मेरी जो स्टेबिलिटी होती है 3 प्रकार की हो सकती है, या तो मेरा सिस्टम स्टेबल होगा, या तो जस्ट स्टेबल होगा, या फिर वो अनस्टेबल होगा, है ना। स्टेबल कब होता है, जब इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 हो तो स्टेबल।
इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो जस्ट स्टेबल, और अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू इनफाइनाइट है तो अनस्टेबल। फिर अब अगर बात करता हूं मैं स्टेबिलिटी को भी कैटेगराइज किया मैंने, कैसे? देखो, अगर मेरा सिस्टम के कंट्रोलर होता है, गेन होता है, अगर उसकी हर एक वैल्यू पे सिस्टम स्टेबल है, मतलब कोई कंडीशन वगैरह नहीं है यार, के की वैल्यू चाहे 0 से लेके इनफाइनाइट कुछ भी रख लो, सिस्टम आपका स्टेबल मिलेगा, उसको तो मैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम बोल देते कि भाई हमारा सिस्टम की हर एक वैल्यू के लिए स्टेबल नहीं है, सिर्फ इतनी रेंज के लिए स्टेबल है, उसको बोलते हैं आपका कंडीशनली स्टेबल सिस्टम। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास क्या होता है, जो थर्ड स्टेबिलिटी होती है इसको बोलता हूं मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। इसको आप ऐसे समझो कि मेरे पास दो सिस्टम है, एक में पोल यहाँ पे -1 पे है, एक पोल में -10 पे है, तो कहने की बात पे तो दोनों सिस्टम मेरे स्टेबल है, हाँ ना, हाँ या ना, क्योंकि ये वाला पोल भी लेफ्ट हैंड साइड में है, ये वाला पोल भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो दोनों सिस्टम मेरे पास स्टेबल है। लेकिन में ज्यादा स्टेबल कौन है? रिलेटिव स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पे हम डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला सिस्टम स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, बट ये हमारा सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसके जो पोल्स हैं वो जे ओमेगा से बहुत दूर है। ओके, अब ध्यान से समझना। जैसे मान लो मेरे पास एक यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन मैंने एज्यूम किया, k डिवाइडेड बाय ए नॉट एस क्यूब ए वन एस स्क्वायर ए टू एस प्लस ए नॉट। तो जो डिनोमिनेटर है अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट कर दूं, जो मेरे पास यहाँ पे क्या था डिनोमिनेटर, अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलती है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसी को मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ सी इक्वेशन। तो मेरी सी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए नॉट एस क्यूब प्लस ए वन एस स्क्वायर प्लस ए टू एस प्लस ए थ्री इक्वल टू जीरो, ये मेरी हो जाएगी सीई इक्वेशन। ठीक है ना? अब यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए कुछ कंडीशन मैं लिखने जा रहा हूँ। पहला क्या है कि मेरा अगर सिस्टम को स्टेबल बनाना है, तो अगर मैं इस सीई इक्वेशन में कोई मिसिंग कोफिशिएंट दिख गए, मतलब मेरा सिस्टम वहां पे स्टेबल नहीं हो। ठीक है ना? अगर सिस्टम को स्टेबल बनाना है तो कोई भी मेरा मिसिंग कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे एस क्यूब है, एस स्क्वायर है, एस की पावर 1 है, एस की पावर 0, अगर यहाँ पे ये वाले टर्म को मैं गायब कर दूं, मतलब मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा वहां पे, फिर स्टेबल तो नहीं होगा। अनस्टेबल हो चाहे फिर अनस्टेबल हो या जस्ट स्टेबल हो मुझे पता नहीं, बट इतना पता है कि वो स्टेबल नहीं हो। सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कोई भी मिसिंग कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए यहां पे कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस है, तो सभी क्या है प्लस प्लस है, तो कोई साइन चेंज नहीं है। लेकिन अगर धोखे से मान लो यहाँ पे माइनस आ जाता तो आपका सिस्टम स्टेबल तो नहीं होता। ठीक है ना? तो मैंने स्टेबिलिटी के लिए बारे में दो कंडीशन आपको बताए हैं। कौन कौन सी? पहली कंडीशन बताई है मैंने कि मेरा जो है यहाँ पे ये जो मेरा सिस्टम है इसमें कोई भी मिसिंग कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, और दूसरा एक कंडीशन है कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है? जैसे क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पे, ये इसमें बताओ सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? तो यहाँ पे एस की पावर 4 है, एस की पावर 3 है, एस की पावर 2 है क्या? यहाँ पे नहीं है, मतलब मिसिंग कोफिशिएंट है, मतलब ये मेरा सिस्टम नॉट स्टेबल है, स्टेबल तो नहीं होगा इतना कंफर्म है, बट अब वो चाहे अनस्टेबल है कि वो जस्ट स्टेबल है वो मुझे पता नहीं है ना। तो क्या मैं इन दो कंडीशन से, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन है, क्या मैं इससे स्टेबिलिटी का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बता पा रहा हूं क्या? नहीं। दीज आर नेसेसरी कंडीशन, ये जो मैंने कंडीशन बताई हैं ये मेरी क्या है, नेसेसरी नेसेसरी कंडीशन है, बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। तो हमें एक ऐसे कंडीशन की रिक्वायरमेंट है जो सफिशिएंट भी हो, जो ये बता पाए कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। अभी हम बस ये बता सकते हैं कि स्टेबल नहीं है, बट वो जस्ट स्टेबल है कि अनस्टेबल बता नहीं सकते। मतलब ये जो हमने दो कंडीशन बताई हैं कि कोई मिसिंग कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमारी किस प्रकार की कंडीशन है? दीज आर ओनली नेसेसरी कंडीशंस बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? जिसको हम बोलते हैं आरएच क्राइटेरिया, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, जो हमारी मेथड स्टेबिलिटी निकालने की, वो हमारी सफिशिएंट कंडीशन मानी जाती है। ठीक है? जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग,
एस की पावर 4, एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 1, एस की पावर 0, है ना। अब ये सिस्टम स्टेबल तो हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, और जस्टेबल भी हो सकता है। ये हमारे पास यहाँ पे डाउट्स रहेंगे इसमें। क्यों हम बता पा रहे हैं? क्योंकि ये सिस्टम स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, और जस्टेबल भी हो सकता है। तो मैंने क्या बोला है? The above given stability conditions are only the necessary conditions but not a sufficient condition। तो ये हमारी एक sufficient condition नहीं है। तो हमारे पास sufficient condition क्या है? हमारे पास that is a Routh-Hurwitz criteria condition। Routh-Hurwitz condition जिसको बोलते हैं RH criteria method है, उससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो मेरा सिस्टम है, कोई भी सिस्टम दिया है मुझे अगर, तो वो सिस्टम मेरा वो स्टेबल है कि जस्टेबल है कि अनस्टेबल, हम पता कर सकते हैं। ठीक है। इवन हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो पोल है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, कितने पोल लेफ्ट हैंड साइड में है, कितने पोल राइट हैंड साइड में है, और कितने पोल जे ओमेगा एक्सिस पे है। इवन हम ये बता सकते हैं कि मान लो हमारा कोई सिस्टम कंडीशनली स्टेबल है, तो के की वैल्यू क्या होगी रेंज के लिए, किस रेंज पे वो सिस्टम स्टेबल है, वो हम बता सकते हैं। अगर मान लो कोई सिस्टम हमारे पास जस्ट स्टेबल है, मतलब जस्ट स्टेबल में जो पोल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं, तो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे वो भी हम राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया से बता सकते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं क्योंकि जो राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया है वो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। लेकिन जो पहले मैंने बताया था वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नेसेसरी कंडीशन थी, सफिशिएंट नहीं थी। ठीक है, चलो जैसे अब यहाँ पे मेन समझो यार, है ना, आपका जो RH क्राइटेरिया है वो क्या होता है, क्या बोलता है, वो प्रॉपर समझ। जैसे मान लो मेरे पास कोई यहाँ पे सीई इक्वेशन दी हुई है, ये मेरे पास सीई इक्वेशन मैंने एज्यूम कर ली, ए नॉट एस की पावर 4 प्लस ए वन एस क्यूब प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एस प्लस ए फोर इक्वल टू 0। अब इसका हम आर एच टेबल कैसे बनाएंगे वो समझना। आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे बड़ी पावर देखोगे, एस की पावर 4 है, तो यहाँ पे दोगे आप एस की पावर 4 और एक एक पावर कम करते लिख जाओगे। कैसे? एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 1, एस की पावर 0, ये आपने लिख लिया। फिर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लोगे और एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सबसे पहला कोफिशिएंट क्या है? ए नॉट, फिर एक को छोड़ देना, इसको छोड़ दो, फिर यहाँ पे क्या है? ए टू, फिर इसको छोड़ दो, फिर यहाँ पे क्या है? ए फोर। तो क्या क्या आपने सर हमारा ए नॉट ए टू ए फोर, आपने लिख लो ए नॉट ए टू ए फोर, लिख लिया आपने। फिर क्या क्या बचा था आपके पास यहाँ पे? आपका बचा हुआ था क्या? ए वन ए थ्री, ए वन ए थ्री आप यहाँ पे लिख दो, क्योंकि यहाँ के लिए कोई जगह बची नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दो। फिर इतना तो आप कर लोगे। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू होगी। तो ये वाली वैल्यू, यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है देखना, इस a1 में इसका मल्टीप्लाई करना है, a1 a2, फिर माइनस लगाना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। क्या करना मतलब आपको यहाँ पे a1 इंटू a2 माइनस ऑफ a नॉट इंटू a3 डिवाइडेड बाय a1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लो, a1 a2 माइनस a नॉट a3 डिवाइड बाय a1, तो यहाँ की वैल्यू तो आ गई। अब आपको यहाँ की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करोगे? सेम a1 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें? आप a4 में, और माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें। ठीक, तो कितना हो जाएगा? a1 a4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय दिस वन, तो क्या आ जाएगा पास? a1 a4 माइनस 0 अपॉन a1, a1 से a1 कैंसिल, तो क्या रहेगा पास? a4। ये दो वैल्यू आपने निकाल ली। अब मान लो इसकी वैल्यू आई है a, इसकी वैल्यू आई है आपके पास a4। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? तो सेम वही चीज आपको यहाँ पे करनी है, इसका मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले में a3 में, माइनस a4 का a1 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय कैपिटल A, जो इसका आंसर आएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और सिमिलरली आप याद रखना, सबसे लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे a4 था, तो डायरेक्ट a4 को उठा के यहाँ पटक दिया करो लास्ट। ठीक है, तो ये आपका ऐसा यहाँ पे टेबल बन गई। अब टेबल बनने के बाद आपको ध्यान देना है कि आपका जो ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, तो आपको सेकंड से और थर्ड से कोई मतलब नहीं, आपको फर्स्ट कॉलम में अच्छे से प्रॉपर तरीके से देखना है। और क्या देखना है? इनमें क्या वैल्यू से मतलब नहीं है, इसके साइन चेंज का, मान लो अगर ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो आपको ये चेक करना है कि इनमें इनके साइन क्या है।
तो अगर आपका सिस्टम एक स्टेबल होगा, अगर यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो अगर यहाँ पे साइन चेंज आया दैट मीन्स वो मेरा सिस्टम अनस्टेबल होगा। कितना आसान है, ये आप टेबल बना लोगे और टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इसके साइन चेक करना है कि प्लस है कि माइनस आ रहा है ना, सबके साइन देख लेना और ये चेक करना है कि यहाँ पे साइन चेंज है कि नहीं। अगर साइन चेंज नहीं है, मतलब सारी वैल्यू प्लस 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 है, या फिर सारी वैल्यू निगेटिव 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 है, मतलब आपका सिस्टम स्टेबल। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे बीच में माइनस आ गया, फिर यहाँ पे माइनस आ गया, फिर यहाँ प्लस आ गया, मतलब साइन चेंज दिख गया आपको, चाहे एक ही दिख जाए, मतलब आपका सिस्टम वहां पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ पोल आपके कहाँ चलेगा, राइट हैंड साइड। तो अगर आपसे पता करना हो कि अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास दो पोल, एक निगेटिव यहाँ पे, एक निगेटिव यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो अगर कोई पूछे यहाँ पे कितने साइन चेंज है, तो कितने साइन चेंज देखो आप लोग, यहाँ पे प्लस से प्लस में गए, फिर प्लस से माइनस में गए, मतलब एक साइन चेंज यहाँ पे हो गया, फिर माइनस से माइनस गए तो साइन चेंज नहीं है, फिर माइनस से प्लस गए तो कितना साइन चेंज आपका, एक और हो गया, मतलब कुल मिला के दो साइन चेंज है। तो जितने भी साइन चेंज हमारे पास होते हैं फर्स्ट कॉलम में, उतने हमारे पोल राइट हैंड साइड में होते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे कितना पोल है, s⁴, मतलब मेरे पास टोटल 4 पोल थे, उनमें से अगर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, बाकी सब प्लस प्लस है, मतलब दो पोल मेरे पास कहाँ पे चले गए, राइट हैंड में, तो कितने पोल लेफ्ट हैंड में होंगे, दो पोल लेफ्ट हैंड में होंगे, मतलब मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी मैंने, फॉर स्टेबल सिस्टम देयर शुड नॉट बी एनी साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ आर स्टेबल। इफ साइन चेंज अकर्स, सिस्टम मेरा क्या होगा, अनस्टेबल। नंबर ऑफ साइन चेंज इन आर एच टेबुलेशन इंडिकेट्स नंबर ऑफ राइट हैंड पोल, कि मेरे पास कितने पोल राइट हैंड साइड में गए हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैंने कुछ साइन चेंज बताए हैं कि कितने साइन चेंज है, कितने साइन चेंज नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, पहला वाला केस देखो अगर आप लोग, यहाँ पे मान लो ऐसा मैं लिखा s⁵, यहाँ पे s⁴, 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 s⁴। अब ऐसे यहाँ पे लिखा है +5 +3 -2 +3 -1 +2। तो आपको क्या करना है कि साइन देखना, ये आपका प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो आपने ये वैल्यू लिख ली यहाँ पे। देखो प्लस से प्लस में गए तो क्या साइन चेंज हुआ, नहीं हुआ। प्लस से माइनस में गए तो कहीं साइन चेंज नहीं हुआ, एक साइन चेंज हो गया। फिर माइनस से प्लस में गए हो ना, तो फिर से साइन चेंज हो गया। प्लस से माइनस में गए हो तो फिर साइन चेंज हो गया। फिर माइनस से प्लस में गए तो फिर साइन चेंज हो गया। तो इसमें कितने साइन चेंज आपके पास, टोटल 4 साइन चेंज, मतलब टोटल 5 पोल थे, उसमें से कितने पोल राइट हैंड साइड में है, 4 पोल राइट हैंड साइड में है, एक पोल लेफ्ट हैंड साइड में है, और आपका j ओमेगा पे कोई पोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज कितना पास, यहाँ पे 4। इसको भी देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2 2 2 2 3 -1, तो आप देख लो ये आपका क्या है, प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है माइनस है, तो प्लस से प्लस पे गए हो तो नो साइन चेंज, प्लस से प्लस पे गए हो तो नो साइन चेंज, प्लस से प्लस पे गए हो तो नो साइन चेंज, और प्लस से अगर माइनस पे गए तो आपका साइन चेंज हो गया, मतलब एक साइन चेंज है। मतलब कितने राइट हैंड पे पोल है आपके, एक, टोटल 4 पोल थे, उसमें से एक आपका राइट हैंड में चला गया, तो लेफ्ट हैंड में कितने बचेंगे आपके पास, 3 बचेंगे, मतलब ये भी सिस्टम आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये भी अनस्टेबल था। इसको भी देख लो, यहाँ पे देख लो, इसमें मैं आपको कितने साइन चेंज के समझ रहा हूँ। ये आपका निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, एक मिनट रुकिए, हेलो, या बोलिए। 9 दिसंबर 7:30 AM। ओके, इट इज shown in my app। ओके ओके, आई एम जस्ट चेकिंग। ओके 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 okay, this is also negative, it's also negative, and this is also negative, all those are negative, so how many sign changes are there, माइनस से माइनस में एक भी साइन चेंज नहीं है, माइनस से प्लस नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, नो साइन चेंज,
नो साइन चेंज, मतलब एक भी साइन चेंज नहीं है, मतलब साइन चेंज 0 है। तो टोटल पोल कितने थे 5, उसमें से राइट हैंड पे एक भी पोल नहीं है क्योंकि साइन चेंज 0 थे, तो सारे सारे पोल कहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब आपका सिस्टम यहाँ पे क्या होगा स्टेबल। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माइनस देख के जस्ट अनस्टेबल कर दो आप, है ना। आपको ये देखना है कि अगर नेगेटिव सारी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, अगर प्लस तो सारे प्लस होने चाहिए, अगर बीच में कहीं एक दो में प्लस साइन माइनस आ गया तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास के बारे में। कल हम लोग इस पे एक बार और पढ़ेंगे और कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। कल हमारा स्टेबिलिटी वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ में अगर आपको डाउट हो तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उस पर पूछ सकते हो, या फिर हमारी जो कल नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूछ लीजिएगा। कल आपका स्टेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टेबिलिटी के जस्ट बाद मैं आपका कराऊंगा मैथमेटिकल मॉडलिंग, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो उसको हम लोग कवर करेंगे कल की क्लास के बाद में। ठीक है, गुड डे।